वेरी गुड इवनिंग मित्रों, नमस्कार और अभिवादन आप सभी को। जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में ख़त्म हुई है एससीओ की मीटिंग। ये वो एससीओ की मीटिंग है जिसमें हमारे यहाँ हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया। जबकि दुनिया के तो नहीं, लेकिन एससीओ के जितने मेंबरान हैं वो सब के सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। सबके सभी ने इसमें हेड ऑफ स्टेट के लेवल पर बेसिकली पार्टिसिपेट किया, यानी कि सभी के हेड ऑफ स्टेट यहाँ पर आए थे। एक किस्म की ये एससीओ की समिट मीटिंग थी। लेकिन इस पर हमारे यहाँ से विदेश मंत्रालय जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया अपने डेलीगेशन के साथ में। उन्हीं ने ही इसमें देश के बिहाफ पे अपनी बात सामने रखी। उन्होंने क्या बात कही उसकी बात तो हम ज़ाहिर है करेंगे ही। लेकिन मैं आपके साथ विचार इस पे रखना चाह रहा हूँ कि दरअसल ये ऐसा क्यों हुआ कि हमारे यहाँ से समिट लेवल पे इस पे पार्टिसिपेशन नहीं किया गया, और इससे हमारे देश के जो पॉलिसीज़ हैं, इनका आने वाले दिनों में सेंट्रल एशिया पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, या कि कहाँ हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये हमारा बेसिकली आज का मुद्दा है, जिस पे हम बात करना चाह रहे हैं। तो ये जो डिसीज़न लिया गया कि जिसमें एससीओ की जो काउंसिल ऑफ हेड ऑफ जो काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स की जो मीटिंग थी, इसमें जो पार्टिसिपेशन न करने का ये बहुत सही नहीं लग रहा फिलहाल। कम से कम जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, ये बहुत सही फैसला अपने आप में नहीं लग रहा है। कम से कम भारत की फॉरेन पॉलिसी और भारत की विदेश मंत्रालय हमारे की जो नीति है, विदेश मंत्री जो हमारी विदेश नीति है, उसके लिहाज से ये सही नहीं लग रहा है। आप मुझसे इस बारे में डिसएग्री कर सकते हैं, ज़ाहिर है वो आपका हक है। लेकिन मैं अपनी बात आपके सामने ये इस मुद्दे पे इस तरह से रखना चाह रहा हूँ, जिसमें मैं आपको ये बता पाऊँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये सही नहीं लग रहा है। उम्मीद की जाए उम्मीद की जाए कि मेरी तमाम बातें जो मैं कह रहा हूँ वो गलत साबित हो जाएँ, मगर मुझे सीरियसली लगता है कि हमें अपनी पॉलिसी पर, अपनी विदेश नीति पर कम से कम एससीओ को लेकर दोबारा सोचने की ज़रूरत है, और इस पे कुछ बेहतरी करने की ज़रूरत है। विदेश मंत्रालय ने वहाँ पर, हमारे विदेश मंत्री ने जो वहाँ पर अपना भाषण दिया, उसमें जो बात अपने सामने रखी, वो सब बहुत खूबसूरत है, बशर्ते कि, और हम उस पे आगे बात करेंगे, उन्होंने जो कुछ कहा। लेकिन देखने की बात ये होगी कि क्या उन बातों पर जो उन्होंने कहीं, उस पर अमल हो रहा है? क्या उस पर अमल किया जाना है? अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छा, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है। मैं आगे अपनी बात बढ़ाते हुए आपको बताऊँ कि देखिए एससीओ में जो तमाम मेंबरान हैं, उसमें भारत के जो तमाम नज़दीकी मुल्क हैं, हमारे आस-पास का जो पड़ोसी तमाम मुल्क हैं, वो शामिल हैं। उसके अलावा मोर इम्पोर्टेंटली सेंट्रल एशिया के तमाम मुल्क उसमें शामिल हैं, और उनका अच्छा खासा इसमें रोल है। तो उस रोल को हमें नहीं भूलना चाहिए, और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो जगह हम एससीओ में खाली छोड़ रहे हैं मित्रों, उस जगह को कोई न कोई भर रहा है, और वो भर रहा है हमारा आर्च एनिमी चाइना। चाइना उस जगह को भर रहा है, हमें वो जगह खाली नहीं छोड़नी चाहिए। एक्चुअली एक परंपरागत रूप से भारत की एक नीति रही है कि भारत ने कभी ज़्यादातर प्लेटफ़ॉर्म्स का बायकॉट नहीं किया है। उसका कारण क्या होता है कि अगर आप बायकॉट करते हैं तो आप स्पेस छोड़ते हैं, या एक जगह छोड़ते हैं खाली, जिस पे दूसरे लोग फिर कब्ज़ाने की कोशिश करते हैं, अपना प्रभाव छोड़ते हैं, लोगों को इम्प्रेस करते हैं। और ये वो है जो हमने ऐतिहासिक रूप से ज़्यादातर नहीं किया है ऐसा। ये पहली बार इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, जहाँ इस तरह की पॉलिसीज़ अपनाई जा रही हैं। कितनी सही गलत हैं, ज़ाहिर है अंततः उसका फैसला समय करेगा। लेकिन हम सब जो चीज़ों पे निगाह रखने की कोशिश करते हैं, वो हम अपनी बात रख रहे हैं। देखिए, जो औपचारिक कारण दिया गया है समिट लेवल पे, हेड ऑफ स्टेट लेवल पे पार्टिसिपेट न करने का, वो बताया गया पार्लियामेंट का सेशन। अब आप देखें, पार्लियामेंट का सेशन जो है वो खत्म हो गया था 3 तारीख को। 4 तारीख को जो वहाँ मेन जो कार्यक्रम था वो 4 तारीख को था। यानी कि 3 तारीख की मीटिंग को, 3 तारीख को पार्लियामेंट का सेशन अटेंड करके भी कज़ाकिस्तान जाया जा सकता था। पर वो ऐसा नहीं किया गया। तो लगता क्या है? लगता ये है कि भारत कोई संकेत दे रहा है, और जो संकेत हैं वो यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। जो संकेत हैं वो ये ऐसे लग रहे हैं
जैसे कि भारत जो है वो एससीओ को इस एससीओ का जो महत्व है उसको अपने लिए कम आंक रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे भारत कह रहा हो कि हमारी विदेश नीति के लिए एससीओ का अब वो महत्व नहीं है जो था या जो पहले समझा जा रहा था। और वो उसको उस लेवल पे उसके महत्व को नहीं आंकते जैसे पहले आंक रहे थे। तो ये मेरा मानना है। अ, अब देखें इस सब के बीच में कहीं न कहीं भारत जो है वो अपनी बायलैटरल टाइज़ तो मेंटेन कर रहा है, चाहे रशिया है, चाहे सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज़ हैं। और मुझे लगता ये है कि ये जो बैलेंसिंग एक्ट है कहीं न कहीं एससीओ में न जाना एससीओ में न जाना और एससीओ को थोड़ा-सा डाउनग्रेड करने का जैसा इम्पैक्ट देना या इसके पीछे की जो कहानी हो, मैं इसको जोड़कर देखना चाह रहा हूँ एक बड़ी ही मिस्टीरियस किस्म की। मैं मिस्टीरियस इंटेंशनली यूज़ कर रहा हूँ शब्द क्योंकि जो कारण बताए गए हैं हमारे विदेश मंत्री के पिछले दिनों कतर जाने के, अचानक एक दिन की यात्रा पर जब वो कतर गए थे, वो कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये नहीं क्लियर हो रहा था कि वो गए क्यों हैं? सिर्फ इतना कहना कि हम आपसी संबंधों को और ज़्यादा मधुर बनाने गए थे। ये कुछ बात समझ में नहीं आती कि अचानक बैठे-बिठाए आपको एक दिन क्यों याद आया कि चलो दौड़ के जाते हैं, एक दिन के लिए घूम आते हैं और संबंध जो है उससे ज़्यादा गहरे हो जाएँगे, ज़्यादा मधुर हो जाएँगे, ज़्यादा व्हाटएवर। म तो मुझे लगता है कि जैसे ये और कुछ नहीं, शायद सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में कहीं एक संदेश देने की ज़रूरत थी या बताया जा रहा है कि दरअसल ये कारण है जिसकी वजह से हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं या अपनी बात को सामने रखने की बात हो रही है। बहुत पॉसिबल ये है कि चाइना को कहीं इस पे कोशिश हो कि हम चाइना से चूँकि बायलैटरली बात नहीं कर पा रहे हैं और चाहे बॉर्डर का इश्यू हो अ, या ट्रेड रिलेटेड इश्यूज़ हों, उन पे कोई बढ़त नहीं हो रही है, स्पेशली एलएसी को लेकर कोई बात नहीं हो रही है। तो या कोई पॉजिटिव बात नहीं हो रही, लेट्स पुट इट दिस वे। तो ये एक किस्म का थोड़ा-सा कुछ टेक्निक लड़ाई जा रही होगी। हाँ, हम बताएँगे कि देखो जी अ, हम भी कुछ हैं। मगर ये बात कुछ समझ में नहीं आने वाली है क्योंकि इन द प्रोसेस आप जो खो रहे हैं, वो उससे कहीं ज़्यादा है। आप खो रहे हैं तमाम सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को एक इम्पैक्ट देते हुए। उनको ये लगेगा कि जैसे आप इनको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, उनकी गैदरिंग को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, उनकी उस मीटिंग को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, जहाँ पर तमाम सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के हेड ऑफ स्टेट्स एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये कोई बड़ा पॉजिटिव सिग्नल नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। और ये सिग्नल्स मित्रों आज की दुनिया में महत्वपूर्ण है। आप क्या सिग्नल दे रहे हैं, लोग उनके मायने निकालते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और उसके बेसिस पे अपनी पॉलिसीज़ तय करते हैं। तो करंट जो मेंबर्स हैं अभी एससीओ के जो मेंबर्स हैं दोस्तों, उनमें 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। ये 4 कंट्रीज़ हैं जो सेंट्रल एशिया से जुड़े हुए हैं। इंडिया के अलावा इसमें फिर और जो मुल्क हैं उनमें चाइना, रशिया, पाकिस्तान और अब ईरान भी आ चुका है इसमें। तो ये हुआ। आगे आप देखिए कि अगले साल जो आने वाली जो समिट है यानी कि इसमें अब बेलारूस भी आने जा रहा है। बेलारूस अगले में फुल मेंबरशिप उसको मिल जाएगी। अभी तक उसको ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला हुआ था। इसके अलावा अभी राइट नाउ अफ़गानिस्तान और मंगोलिया को भी ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है। दैट मीन्स कि ये कंट्रीज़ भी आने वाले दिनों में एससीओ की फुल मेंबरशिप ले लेंगे। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स बेसिकली। इसमें मैं कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो इन आने वाले दिनों में अगर इनको भी स्टेटस मिलता है तो बेसिकली आप ये देखेंगे कि आपके आस-पास के तमाम मुल्क जो है वो एससीओ में बैठे हुए हैं और आप वहाँ से गायब हो रहे हैं। इट डज़न्ट सेंड एनी पॉजिटिव, एनी गुड सिग्नल्स। इन एनी केस हमारी जो फर्स्ट पॉलिसी है, उसके तहत भी हमको यहाँ पार्टिसिपेट करना चाहिए और चाइना को वो स्पेस नहीं प्रोवाइड करना चाहिए कि वो इन कंट्रीज़ पर अपना इन्फ्लुएंस और बढ़ाए। न जाकर आप अपनी बात कहने के एक मंच से वंचित हो रहे हैं, जो कि किसी भी हालत में सही नहीं कहा जा सकता। इसमें अब एक पॉइंट और देखने की का ये है कि इस रीजन में जो इंडिया के जो नेबर हैं, इमीडिएट जो नेबर्स हैं और जो आस-पास के तमाम हैं, वो सब के सब यहाँ बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भारत को और ज़्यादा प्रैग्मैटिक होना चाहिए इन अपनी अपनी जो रिलेशंस हैं इन कंट्रीज़ के साथ बनाने में, उनको बेहतर करने में और अपना पार्टिसिपेशन और कंट्रीब्यूशन एससीओ के अंदर बनाने में।
जो तमाम तरह के ग्रुप्स हैं जिनके आप मेंबर हैं, जहाँ पर आपके नेबरहुड एंड बियॉन्ड के लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पर आपको अपना असर और रसूख बढ़ाना चाहिए, अपना रोल प्ले करना चाहिए, अपने रोल को बढ़ाना चाहिए, अपनी जो टाइज़ हैं वहाँ पर मौजूद मुल्क, उन सब से बेहतर करनी चाहिए। दैट इज़ हाउ आई लुक एट इट एंड आई बिलीव वी मिस्ड अ चांस हियर। इसके अलावा आप देखें जब जो बेसिकली 2017 में हमने इसको मेंबरशिप ली थी एससीओ की, और वो मेंबरशिप भी हमको मिली थी क्यों? एससीओ के मीट में हमको जो मिली थी वो मिली थी रशियन बैकिंग से। रशिया ने हमको सपोर्ट किया था, रशिया ने हमको वेलकम किया था, रशिया ने हमको इनवाइट किया था, एंड दैट इज़ हाउ वी वेंट इनटू एससीओ ग्रुपिंग। उस ग्रुपिंग में रशिया भी कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने बिना बात आपको बुलाया था। उन्होंने अपनी कमर मजबूत करने के लिए आपको बुलाया था। इसलिए बुलाया था कि, और ये 2017 की बात हो रही है कि ताकि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है एससीओ के अंदर, वो बहुत ज़्यादा ना बढ़ने पाए, इतना ना बढ़ने पाए कि रशिया अपने आप को उस ग्रुप में कहीं अकेला पाए। लेकिन 2017 से लेकर अब तक मित्रों आप ये पाएँगे कि जो जहाँ एक तरफ इंडिया और रशिया के बीच में दूरी इतनी आई है कि आपका उनसे तेल के अलावा बाकी चीज़ों में आपका डिफेंस जो परचेजेस थी वो कम होती जा रही हैं, और इस बीच में इंडिया और चाइना, हमारे और चाइना के रिलेशन जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। तीसरी तरफ ये कि जो रशिया और चाइना के रिलेशन हैं, वो बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। आज रशिया और चाइना बहुत नज़दीक बैठे हुए हैं, और उनके हालात वो नहीं हैं जो 2017 में थे, जब रशिया आपको लेकर एससीओ के अंदर गया था। तो हमें देखना ये चाहिए कि ये भी हमारा जहाँ पे यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए तो कहीं रह रहा है, छूट रहा है। हमें पता रहना चाहिए कि जो अगर हम एससीओ में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो जो बाकी के मेंबरान हैं, जिन देखिए ना, जिसमें चाइना और पाकिस्तान को अगर आप छोड़ दीजिए तो बाकी के जो तमाम मुल्क हैं उनसे हमारे बेहतर रिलेशन है। तो हम उन तमाम मेंबर्स से एंगेज होने का एक बेहतरीन चांस खो देते हैं। और आगे देखें कि और फिर ये जो स्पेस हम प्रोवाइड करते हैं वो उसको बीजिंग ले जाता है। चाइना ऑफ कोर्स अपना जो असर्ट है वो असर्शन वहाँ पे बढ़ाता रहेगा, और इन रीजन के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता रहेगा। इस बीच में वो ये भी तय करता रहेगा कि न्यू दिल्ली को वो लगातार आइसोलेट करता रहे। ज़ाहिर है कि अगर आपके आस-पास के तमाम मुल्कों में चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, व्हिच मीन्स यू आर बीइंग आइसोलेटेड, एंड ये स्थिति ऑलरेडी आपके आस-पास मौजूद है। इससे इससे इसको इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर आप इग्नोर करते हैं तो वो ऑस्ट्रिच वाली अप्रोच होगी, जो कि ठीक नहीं है। लेकिन ये इश्यू है, इस इश्यू को हमें रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए, इसको रिकॉग्नाइज़ करके इसके ऊपर काम करना चाहिए, इसको बेहतर करना चाहिए। ये स्पेस जो हम चाइना को प्रोवाइड कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट इंडिकेटिंग गुड। ओके, तो ऐसे में होगा क्या? बेसिकली जो जो हमारे पास ऑप्शन क्या बचेगा अगर ये इस तरह से आइसोलेशन का जो प्रोसेस है, अगर वो चाइना चला रहा है आपके पड़ोस में और आपके पड़ोस के तमाम मुल्कों के ऊपर, और आप उसको वो स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं रह जाएगा दोस्तों, कि आप आपके जो वेस्टर्न अलाइज़ हैं, जो यूरोपियन अमेरिकन अलाइज़ हैं, उनके ऊपर आप ज़्यादा डिपेंड हों। एंड याद रहे, यूरोप और अमेरिका भी कोई दूध के धुले नहीं है। आप ये ना समझें कि वो आपको बड़ा हंकी-डोरी लेंगे और वो आपको एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। मौका मिलते ही वो भी एक्सप्लॉइट करेंगे। इनफैक्ट कोई भी मुल्क आपको एक्सप्लॉइट करेगा अगर आपको वो एक्सप्लॉइट होने की पोज़ीशन में पाता है। तो ये वो बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। आगे देखें कि चाइना इस बीच में यू नो कोई भी कसर इस बात पे नहीं छोड़ेगा कि जो आपके वर्स्ट नाइटमेयर हैं, यानी कि आपका जो दुःस्वप्न है, दुःस्वप्न कि अ, आप कहीं एनसर्कल ना हो रहे हों, वो उस स्थिति को लगातार पैदा करता रहेगा, और और ऐसा करने में वो कोई कसर नहीं छोड़ेगा। मायने क्या है कि अगर वो आपके आस-पास के तमाम मुल्कों में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता चला जा रहा है, तो आप ये मानिए कि आप ऑटोमैटिकली आइसोलेट हो रहे हैं, और आपके आस-पास जो मुल्क हैं, अगर उनमें चाइना का इन्फ्लुएंस, तो आपको एक तरह से चाइना इनडायरेक्टली आपको घेर रहा है, चारों तरफ से। ये जो है हालात, ये आपको इसीलिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है कि आप एससीओ को प्रायोरिटाइज़ करें, ये मेरा कहना है।
मेन रीज़न जो मैं आपको बता चुका हूँ कि रशिया का जो गेम गेम था कि बेसिकली कैसे वो स्ट्रैटेजिकली चाइना के नज़दीक आ गए हैं, तो उनका जो एम था आपको एससीओ में लाने का, वो भी बेसिकली मोर और लेस डिफीट हो रहा है, अगर आप वहाँ एक बड़ा रोल प्ले नहीं करते हैं। दूसरी तरफ ये कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, ये सारे के सारे जो चाइना से और पाकिस्तान से आपके रिलेशन जो ख़राब है, उसके बीच में अगर आप ये देखते हैं कि आप समिट को मिस करते हैं इस तरह से इन पर्सन, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कज़ाकिस्तान से ही आपने मिस किया है अभी वाला, तो उसमें जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, वो कहीं अपसेट फ़ील करते हैं। वो उनको बुरा लगता है और उनको ये लगता है एज़ इफ कि आप चाइना या पाकिस्तान को स्नब नहीं कर रहे हैं, आप इन तमाम सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को स्नब कर रहे हैं। एंड दैट इज़ अ बैड न्यूज़, दैट्स नॉट अ गुड न्यूज़। पिछले दो अगर आप 2 सालों का हिसाब देखिए, तो भारत का जो एससीओ की तरफ एटीट्यूड रहा है, दृष्टिकोण रहा है, वो बड़ा ल्यूक वार्म रहा है, वो बहुत वार्म नहीं रहा है, बहुत। और इसके अलावा ये सब तब हुआ है, जब कि एक सेंट्रल एशियन कंट्री एससीओ को हेड कर रहा था, यानी उज़्बेकिस्तान। तो ये एक यू नो किर्गिस्तान बेसिकली जो उसको कर रहा था, तो सॉरी कजाकिस्तान इसको जो हेड कर रहा था। अब कजाकिस्तान 2 साल से हेड कर रहा है और इन 2 सालों में ही आप उस ग्रुप से दूर हुए हैं, तो दैट ऑफ कोर्स कजाकिस्तान को ये लगेगा जैसे आपने उसको स्नब किया है, और साथ ही उसका जो इन्फ्लुएंस तमाम दूसरे सेंट्रल एशियन कंट्रीज में है, वो भी ट्रांसफर होगा, या कम से कम ट्रांसफर हो सकता है। आप उसकी प्रोबेबिलिटी को इस तरह से ले सकते हैं। दूसरी तरफ मुझे ये भी लगता है ना कि मान लीजिए ऐसा नहीं भी हो, तो आप अगर उसको मान लो विन ओवर भी कर लेते हैं उस इन्फ्लुएंस को, तो आप अपनी तमाम एनर्जी को अगर इस बात के ऊपर लगा रहे हैं कि नहीं साहब हम एससीओ नहीं गए, लोगों को सफाइयाँ देते फिर रहे हैं, दैट इज़ आल्सो योर वेस्ट ऑफ एनर्जी, राइट? बिकॉज़ इससे मिलने वाला तो आपको कुछ भी नहीं है। 2022 में जब एससीओ की समिट हुई थी दोस्तों समरकंद में, उज़्बेकिस्तान में, तब भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इस समिट का जो ऑफिशियल डिनर था, उसको मिस किया था, और समिट से पहले के जो इवेंट थे, उन सबको मिस किया था। अपैरेंटली ऐसा इसलिए किया गया था ताकि जो चाइनीज़ प्रेज़िडेंट हैं शी जिनपिंग, उनसे मिलना अवॉइड किया जा सके। क्योंकि उस समय पर टेंशन चल रही थी चाइना और भारत की बॉर्डर के ऊपर। इसके अलावा आप ये देखिए लास्ट ईयर जो है जो जो समिट अटेंड की थी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने, उसमें उन्होंने बमुश्किल 24 घंटे समरकंद में बिताए थे। तो मतलब बेसिकली तमाम आगे और पीछे के जितने इवेंट थे उन सबको उन्होंने मिस किया था। इसी तरह से 2023 में जब इंडिया के पास फिर एससीओ की समिट की जो चेयरमैनशिप थी वो थी, तो आप ये देखिए बिल्कुल आखिरी मिनट पे आके इंडिया ने समिट को कन्वर्ट कर दिया था, लास्ट मिनट पर कन्वर्ट कर दिया था एक उसमें ऑनलाइन समिट के अंदर। उससे क्या हुआ, उस जबकि उस समय पर उम्मीद ये थी कि शी जिनपिंग यहाँ आ रहे हैं और प्रोबेबली वो एक कोई इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं बॉर्डर के ऊपर, एलएसी के ऊपर वो कुछ इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं भारत के साथ में। उस वक़्त पर हमने उसको ऑनलाइन कन्वर्शन कर दिया। वन टू वन कन्वर्जन नहीं हुआ, बात वहीं-वहीं आई गई हो गई, खत्म हो गई। माना जा रहा था कि उस समय ये भी कि वहाँ पर प्रोबेबिलिटी थी कि शायद रिलेशंस को कुछ बेहतर करने की कोशिश चाइना करना चाह रहा है। तब से अब तक एज़ दे से एज़ द फ्रेज़ गोज़, नदियों से बहुत सारा पानी गुज़र चुका है। इसके अलावा एससीओ की समिट से पहले के जो इवेंट थे उसी साल में, तो उसमें पर्टिकुलरली जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, उसमें आप ये देखिए लिटरली इंडिया और पाकिस्तान का वर्बल कहा-सुनी हुई थी कश्मीर को लेकर और एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को लेकर। ये वो मुद्दा था जो दरअसल एससीओ के एजेंडा में नहीं है। एससीओ के एजेंडा में ये मुद्दा नहीं था, इसको नहीं उठाया जाना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद फॉरेन मिनिस्टर्स की उस मीट में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इसको लेकर वहाँ पर एक वर्बल ड्यूएल हुआ था। अच्छा, इसके अलावा उसके बाद में कुछ डिप्लोमैटिक जो सोर्सेज़ थे, उन्होंने ये बात कन्फर्म की थी कि उनको जब उन 2 सालों में जब एससीओ की जो चेयरमैनशिप थी वो इंडिया के हाथ में थी, उसमें उन्होंने एससीओ के एजेंडा में कोई बढ़ोतरी नहीं देखी। ये बात तमाम डिप्लोमेटिक सोर्सेज़ ने बाद में कही। इसके अलावा मित्रों, जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने समिट को एड्रेस किया था, तो उनकी जो स्टेटमेंट थी, वो लार्जली एक किस्म का व्यंग थी चाइना और पाकिस्तान के ऊपर।
इससे ज़्यादा उसको कोई महत्व नहीं समझा गया था, कम से कम डिप्लोमेटिक सर्कल्स में। मैं और आप क्या समझते हैं इससे मायने नहीं है, मतलब ये है कि बाकी दुनिया क्या समझ रही है। बाकी दुनिया ये कह रही थी कि ये चाइना और पाकिस्तान के ऊपर व्यंग कसने के अलावा और स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं था। इस चीज़ को सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ ने उस समय भी बहुत माइंड किया था, जब इंडिया की चेयरमैनशिप थी। अब उसके अलावा अब मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है दोस्तों इस समय पे कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, वो इस समय एक उनकी टाइज़ जो हैं वो हमारी हमारी ज़रूरत है बेसिकली। इंडिया को ज़रूरत ये है कि हम अपनी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ से जो टाइज़ हैं उनको और ज़्यादा मजबूत करें, और इसको लेकर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ चाहती हैं कि जो भारत है वो एक कोई बड़ी भूमिका अपनी अदा करे। अ, इसके जो जो जैसी कि आज है, इतने में उनकी बात नहीं बनती। उनको लगता है कि हम इससे ज़्यादा उम्मीद करते हैं भारत से, कि भारत इससे ज़्यादा रोल प्ले करे। अ, इ इ यही यही रीज़न है कि जो शायद इंडिया ने इस चीज़ को समझा था, और इसीलिए जो पिछले दिनों में आपको याद होगा 2022 में एक समिट कराई गई थी, इंडिया और सेंट्रल एशिया समिट। सेंट्रल एशिया समिट इंडिया ने जो कराई थी 2022 में, उसको उसमें सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, बड़ी उम्मीदें थी उससे, और ये बात है जनवरी 2022 की। और मित्रों आप उसमें ये देखें, और इसको उस समय पे भारत ने कहा था कि ये जो सेंट्रल एशिया है, ये हमारा एक्सटेंडेड नेबरहुड है। तो मैं आपको बताऊँ इसका एक बड़ा इम्पैक्ट ये आया था कि चाइना एक्चुअली घबरा गया था इससे। उस मूव से चाइना घबराया था। समिट के दौरान पर यह भी तय किया गया था, भारत ने ये बात कही थी कि जो टापी प्रोजेक्ट है, टापी प्रोजेक्ट यानी कि तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया जो पाइपलाइन थी, उस पर काम किया जाएगा। और ये भी कहा गया था कि जो अफ़गानिस्तान का सिक्योरिटी सिचुएशन है, उस पर फ़ोकस किया जाएगा। इन दोनों ही मुद्दों पर दरअसल कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाई बाद में। इंडिया का जो मूव था ये कॉन्फ्रेंस करने वाला, जैसा मैंने आपको बताया कि चाइना वाज़ रैटल्ड, चाइना बिल्कुल परेशान हुआ था उस मूव से। लेकिन अब 2 साल जबकि गुज़र चुके हैं, आप ये देखिए कि ये जो स्पेस इंडिया ने छोड़ा, उसको बीजिंग ने बाकायदा कवर किया है, और वो कंटीन्यूअसली अपना फुटप्रिंट सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में बढ़ा रहा है, बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा रहा है। 2015 में मित्रों मोदी जी ने सेंट्रल एशिया की तमाम कंट्रीज़ का जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने विज़िट किया था। बट आज जैसा कि आप देख सकते हैं, जब अभी जो जो चाइनीज़ प्रीमियर वहाँ जब आए हैं, तो कजाकिस्तान के बच्चे चाइनीज़ में गाने गाकर उनका वेलकम कर रहे थे। दैट्स अ चेंज दैट हैज़ कम इन दीज़ लास्ट 2 ईयर्स। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि चाइना जो है जैसे मैंने आपको बताया, चाइना ने इस बीच में कोई कसर नहीं उठा रखी है कि किसी भी तरह से जो कि जो डिफेंस टाइज़ सेंट्रल एशिया के साथ हैं, या जो स्ट्रेटेजिक टाइज़ हैं, वो चाइना की मजबूत होती जाएँ। यानी कि चाइना अपनी डिफेंस की टाइज़, अपनी स्ट्रेटेजिक टाइज़ सेंट्रल एशिया के साथ लगातार मजबूत कर रहा है। एक ऐसे वक़्त में जब हम एज़ अ कंट्री कहीं बैक ट्रैक कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम अब कमर कसें अपने दोस्तों, और कमर कस के न सिर्फ चाइना को पुश बैक करें, बल्कि सेंट्रल एशिया में एक बड़ा रोल प्ले करें। ये मेरा मानना है। जो सेंट्रल एशिया में सॉरी, अभी एससीओ समिट पे जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने जो स्पीच दी थी, उसमें थर्सडे के दिन, तो उस दिन उन्होंने ये बात कही कि वी गैदर टुडे, मैं स्टेटमेंट को ही पढ़ रहा हूँ आपके लिए, कि वी गैदर टुडे इन द बैकग्राउंड ऑफ पैंडेमिक इम्पैक्ट, ongoing conflicts, rising tensions, trust deficits, and increasing number of hotspots around the world. These events have put significant strain on international relations and global economic growth. They have aggravated some of the problems that have emanated from globalization. Our gathering is aimed at finding common ground to mitigate the consequences of the developments. ये जो स्टेटमेंट है मित्रों, इस पर हमें एक्चुअली फॉलो बैक की ज़रूरत है। हमको इसे इन लेटर एंड स्पिरिट इस पर काम करने की ज़रूरत है, और चाहिए ये कि हम इस पर जो फ़ोकस है अपना, वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ पर लाएँ। इसके बिना कोई जो पॉलिसी में जो
जो आगे बढ़ने वाली बात है वो नहीं हो पाएगी, कम से कम सेंट्रल एशिया को लेकर। ये हमारे लिए ज़रूरी है दोस्तों कि हम इंश्योर करें कि हम कमिंग जो समिट होने जा रही है, और मज़े की बात क्या है, वो कब है? वो है 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में, क्योंकि अगली चेयरमैनशिप आ रही है पाकिस्तान के पास। अगर हम इसमें नहीं जाते हैं तो ये एक और स्नब होगा। तो बहुत पॉसिबल है, मुझे लगता है इंटरनेशनल इवेंट्स में जाने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, और हमारा कोई अगर अगर बिलावल भुट्टो को फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस के लिए गोवा भेजा जा सकता है, तो हमारे यहाँ से भी जाने में कोई मुश्किल नहीं है। कम से कम एससीओ समिट, जो कि बेसिकली इंटरनेशनल एक ग्रुपिंग है, उसके पार्ट के रूप में हमें वहाँ पर जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। लेट अस सी व्हाट कम्स आउट, बट इसमें शायद एक बोल्ड इनिशिएटिव की ज़रूरत है हमको, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ में अपने रिलेशंस को मेंड करने की, बेहतर करने की, मजबूत करने की, और उनको लेकर आगे बढ़ने की। अपनी भूमिका को हमें इस पर तेज़ी से गौर करना होगा, और बहुत जल्दी इसके बारे में कुछ ना कुछ सुधार करने होंगे। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आपसे उम्मीद करूँगा कि आप अपने विचार इस बारे में रखें। मैं जानता हूँ कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ, ये लाइन से हटकर है, जनरली मैं इस तरह की बातें नहीं कर रहा होता हूँ। मगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर मुझे पॉलिसी में थोड़ी-सी खोट नज़र आ रही है, जो मैंने आपसे शेयर की, और मैं आपके विचारों का स्वागत करूँगा, और जानना चाहूँगा कि आप इस बारे में क्या कहते हैं। तो काइंडली do comment in the video down below, and like the video, share if you like it, do share it with your people and concerned ones that you feel appropriate, and subscribe to the channel if you have not till now. Thank you very much. See you in the next video.